हेलो बच्चों, चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी की थी और इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को रीड करेंगे। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और इसको आपको अच्छे से समझना है। We will learn about the chemical properties of metal in the following sections. For this, collect the samples of following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. ये सब metals को आप collect करेंगे. What happens when metals are burnt in air? क्या होता है जब metals को air में burn किया जाता है तो क्या आप देखते हो, क्या observation आपको मिलती है, वो देखना है। तो एयर मीन्स क्या यहाँ पर शो कर रहा है? एयर मीन्स ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पर कि जब आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो क्या होगा। आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो में भी हमने देखा था, उसमें क्या था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनेंगे। तो यहाँ पर भी जब मेटल बर्न होगा एयर के साथ तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। एक एक्टिविटी की थी हमने, उसमें पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एयर में तो क्या है? वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है इसमें। तो क्या डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? क्या सभी मेटल्स इसी तरह से रिएक्ट करते हैं? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी? द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में? होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग। कोई भी एक सैम्पल ले लोगे आप एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, और उसको जला कर देखो। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। फिर दूसरा मेटल ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आपने एल्यूमिनियम को बर्न करके देखा, फिर कॉपर को, आयरन को, फिर लेड को, फिर मैग्नीशियम को, फिर जिंक और सोडियम, इन सबको बर्न करके देखा। कोलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, और अगर उनसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है बर्न करने के बाद तो उसको प्रोडक्ट को कोलेक्ट करो। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। अब जो भी प्रोडक्ट बना है उसको क्या करो? ठंडा होने के लिए रख दो। विच मेटल्स बर्न ईजली, तो कौन सा मेटल ज़्यादा ईजिली बर्न हुआ वो आपने ऑब्जर्व करना है। वट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न्ड, क्या कलर फ्लेम का था वो देखना है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, मेटल सरफेस बर्न होने के बाद कैसा दिख रहा था वो देखना है। एंड अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, और फिर उन मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर, कि जो प्रोडक्ट मिला वो पानी में सोल्यूबल है या नहीं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेन स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या है? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मोस्टली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर आपको ना ध्यान से समझना है, देखना है कि कौन, जैसे कुछ कंपाउंड्स होंगे ऑक्साइड के, मेटल ऑक्साइड के, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। कुछ नॉर्मल वाटर में हो जाएंगे, कुछ वार्म वाटर में होंगे, गर्म पानी में हो जाएंगे डिज़ोल्व, और कुछ ऐसे होंगे मेटल ऑक्साइड्स जो डिज़ोल्व ही नहीं होंगे। और ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, जैसे आप कॉपर को हीट करोगे एयर में, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कौन से कलर का होता है? ब्लैक ऑक्साइड होता है। तो ये कलर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, कंपाउंड का कलर क्या आ रहा है। तो Cu+O2 गिव राइज टू 2Cu, CuO, कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम को अगर आप बर्न करोगे एयर में तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। Al+O2 गिव राइज टू Al2O3। बैलेंस आपको कर लेना है इसको। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। ऐसा यहाँ बनेगा। कॉपर क्या है? एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड है। तो इसको जब हम रिएक्ट करेंगे विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा। और ये भी पढ़ा था हमने कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? दे आर बेसिक इन नेचर। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं? ये दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, यानी कि दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है।
So, but some metal oxides such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव सम एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड में कौन आ जाएंगे? मेटल ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड या और किसी भी मेटल का लिख सकते हो, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये वाले. लेकिन अगर फिर पूछा जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ज़्यादा पूछे जाते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं? जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, बेसिक की तरह भी रिएक्ट कर जाता है, बेसिक के साथ भी, दोनों की तरह एक्ट करता है. एसिडिक ऑक्साइड भी और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी एक्ट करता है. और उसके एग्जाम्पल्स क्या हुए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, राइट. Aluminium oxide react in the following manner with acid and base. Al2O3 plus 6HCl give rise to AlCl3 plus water. ये तो एसिड के साथ दिखा दी इसकी रिएक्शन, और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेसिक के साथ भी दिखा दी. बेस के साथ जब ये रिएक्ट किया तो क्या बना? NaAl2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये किस तरह एक्ट करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या नेचर है यहाँ पर? यहाँ पर कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर, क्योंकि वो एसिड के साथ ऐड हो रहा है. तो बेस प्लस एसिड मिलके ही सोल्ट बनाएंगे. तो और सेकंड केस में NaOH के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है, NaOH क्या है? एक बेस है. तो बेस के साथ फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह से एक्ट करेगा? एसिड की तरह एक्ट करेगा, राइट. तो दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है? दोनों की तरह एक्ट कर रहा है. ये रिएक्शंस हैं, आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. अब ये इंपॉर्टेंट हैं ये भी पॉइंट्स, कि जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते. बट सम ऑफ दीज डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली. लेकिन कुछ हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और अल्कली बना देते हैं. अल्कली मीन्स बेस, क्योंकि बेस होते हैं ना मेटल ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली. ये दोनों हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होके अल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है. तो Na2O प्लस वाटर एरो क्या बना? NaOH बना, ठीक है. ये डिज़ोल्व हो गया. ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस H2O क्या बना? KOH बन गया. ये भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया, ठीक है. तो ये दो जो मेटल ऑक्साइड है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट. हमने ऊपर देखा कि जो सभी मेटल्स हैं वो सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते. कोई है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कुछ हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है बर्न होने के लिए, कुछ हैं और टाइम लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बर्न ही नहीं करते, ठीक है. सो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार. जो पोटेशियम और सोडियम है वो इतने तेज़ी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ दैट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन द ओपन, कि वो अगर आप उनको ओपन में रखोगे पोटेशियम और सोडियम को, वो आग पकड़ लेते हैं, ठीक है. ओपन में रखने से क्या मतलब है? क्योंकि अगर ओपन रखोगे तो वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा और एयर के साथ रिएक्ट करके वो एक बर्निंग सब्सटेंस है, मतलब वो आग पकड़ लेता है, बर्निंग सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करेगा. हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर. तो इस इंजरी से बचने के लिए, इस केस से बचने के लिए, कोई फायर लगने से बचने के लिए दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल. तो इन दोनों को किस में रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है. बार बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन. तो आपने क्या आंसर देना है कि दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन द ओपन. ये दोनों क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं. हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल. क्लियर. नेक्स्ट है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं उसी मेटल के ऊपर. मतलब जैसे मैग्नीशियम रखा है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी. एक पढ़ा भी था ना हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको
रब क्यों किया जाता है, क्यों रब किया जाता है? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम होता है जब वो एयर में ऐसे ओपन में रखा है तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके लिए बेनिफिशियल हो जाती है क्योंकि वो उसको फर्दर रस्ट से बचाती है, उसको रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। सेम जिंक, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। देखो, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, और जो ये ऑक्साइड लेयर बनी ये क्या करती है, इनको ऑक्सीडेशन से बचाती है और ऑक्सीडेशन इनकी नहीं होती है, ख़राब नहीं होते। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, ये देखो ये अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ कि जो आयरन है वो हीट करने पे बर्न नहीं होता है ना, सबको पता है। बट आयरन फीलिंग्स, लेकिन जो आयरन का चूरा होता है उसको आप बारीक पीस दो तो क्या होगा, बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, लेकिन वो बड़ी जल्दी से आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं करता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, लेकिन जो गरम बर्तन होता है उसको क्या है, हम कॉपर ऑक्साइड की लेयर से कोट करते हैं, कवरिंग उसकी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बर्न नहीं होता, इसीलिए मेटल के ऊपर उसकी कवरिंग करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जो ये सिल्वर और गोल्ड मेटल हैं वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नेम द मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आंसर इज सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो में एनोडाइजिंग, क्या होता है एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम की एक ऑक्साइड लेयर बना देना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एल्यूमिनियम को एयर में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग, ठीक है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी है वो उसको क्या है, फर्दर कोरोजन होने से बचाती है, उसको ख़राब नहीं होने देती। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, और इस रेजिस्टेंस को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को और मोटा बना दें, और वो कैसे बनाएंगे हम, एनोडाइजिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं बार बार कि एल्यूमिनियम क्यों रस्ट नहीं होता, क्यों हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं आयरन के कंपैरिजन में, क्योंकि आयरन है वो जल्दी रस्ट हो जाता है, उसको बचाने के लिए हमें उसके ऊपर बार बार पेंट करवाना पड़ता है या ग्रीसिंग करनी पड़ती है या कोई और मेटल की लेयर चढ़ानी पड़ती है, लेकिन एल्यूमिनियम है वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और फिर इसके ऊपर रस्ट नहीं लगता, ठीक है। सो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, कैसे क्या होती है ये प्रोसेस, ये भी याद रखनी है आपको अच्छे से, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एनोडाइजिंग प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, एक एल्यूमिनियम आर्टिकल लेते हैं, उसको एनोड पर रखा जाता है, एंड इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर देते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और फिर जो ऑक्सीजन गैस एनोड पर रिलीज़ होती है उसको क्या करते हैं, फिर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं और एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या होता है इस प्रोसेस में, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लेंगे, उसको एनोड पर लगाएंगे और उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कर देते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड, एनोड पे अब क्या है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ मिक्स होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है, एंड दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली, और फिर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को हम जो जिस आर्टिकल के ऊपर हमने ये लेयर लगानी है उसके ऊपर हम लगा देते हैं, डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। क्लियर? आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा होगा सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल टेकन हेयर। तो हमें क्या पता लगा कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस विग्रस, जो मैग्नीशियम की रिएक्शन है वो थोड़ी कम रिएक्टिव है, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, तो ये इतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन में जब बर्न करते हैं, डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड।
तो इनकी रिएक्टिविटी के बारे में नहीं हमें पता लगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करने पे। लेकिन ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे ये ज़रूर पता लगा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूज़न ये हमारा निकला। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा डू यू नो से ऊपर, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं, तो एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स की जो जो बातें इन्होंने बताई है उसको बड़े अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है अब कैसे पता लगाएं और मेटल कौन रिएक्टिव है, सोडियम के बाद कौन मेटल है जो रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो वो वाटर की हेल्प से पता लगेगा। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो क्या होता है जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके लिए भी एक एक्टिविटी की है, फिर उससे सब मेटल्स का पता लग जाएगा। कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल, सभी मेटल्स लेंगे हम। पुट स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, तो क्या करेंगे, कोई भी एक मेटल जो हमने लिया है उसको कोल्ड वाटर के अंदर डिप करेंगे। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, तो हमने देखना है, मान लो आपने 4-5 मेटल ले लिए, उनको कोल्ड वाटर में डिप किया, तो आपने देखना कोल्ड वाटर के अंदर कौन सा मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है या कौन कितनी स्लो कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दोगे। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, और ये भी देखना है कि किसी मेटल ने फायर तो नहीं प्रोड्यूस की पानी के अंदर। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, या कोई ऐसा मेटल था जो पानी के अंदर फ्लोट करने लगा था, तैरने लगा था कुछ टाइम के बाद। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अब मान लो आपने 6-7 मेटल्स लिए हुए हैं, उसमें से कुछ मेटल्स ऐसे हैं वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट ही नहीं किए, जैसे थे वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, उन मेटल्स को निकाल के हॉट वाटर के अंदर डिप कर देंगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, और जो मेटल्स अब हॉट वाटर में भी नहीं रिएक्ट हुए, अरेंज द अपरेटस एज शोन इन फिगर 3.3, उनके लिए हम जो ये नीचे अपरेटस दिखाया है उस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम, और उनको फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करके देखेंगे उन मेटल्स को। ठीक है, सो विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, फिर आपने क्या देखना है कि अब उनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो स्टीम से भी नहीं रिएक्ट किया, यानी कि वो तो किसी से रिएक्ट नहीं किया, ना वो कोल्ड वाटर से, ना वो हॉट वाटर से, ना स्टीम से रिएक्ट किया। तो जब ये पता लग जाएगा, अब जो तीनों से रिएक्ट नहीं किया यानी कि वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। जो पहले ही कोल्ड वाटर में ही होंगे डिज़ोल्व, वो सबसे पहले आ जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, क्योंकि सोडियम को तो पानी की भी ज़रूरत नहीं, वो तो सीधा ऑक्सीजन में ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करेंगे वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, फिर हॉट वाटर वाले लगा देंगे, फिर हम स्टीम वाला लगा देंगे, और लास्ट में जो किसी के साथ ही रिएक्ट नहीं हुए वो वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बड़े अच्छे से करना है आपको। स्टार्ट करते हैं नीचे। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जो मेटल्स पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूबल होंगे, जो मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे वो क्या फर्दर रिएक्शन करेंगे और वो बेस बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो ये जो दो जनरल रिएक्शन दिए आपको, मेटल प्लस वाटर, एरो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड फिर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला, अगर वो उसमें डिज़ोल्व हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सोल्यूबल ना हुए तो वो फर्स्ट रिएक्शन ही बस शो करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपको मेटल्स याद रखने कि कौन तो सिंपल पानी में डिज़ोल्व हो गए थे, कौन हॉट वाटर में हुआ था और कौन स्टीम में हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, और रिएक्शंस भी इनकी पूछी जाती है। फर्स्ट है मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, जो पोटेशियम और सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, तो यानी कि ये क्या हुए, रिएक्टिव हुए।
ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट, इतनी वॉयलेंट होती है एंड एक्सोथर्मिक होती है दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। रिएक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट होती है पोटेशियम और सोडियम की पानी के साथ कि ये जल्दी से ही आग पकड़ लेते हैं। और वो आग क्यों पकड़ी होगी? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हुई वो क्या है, जल्दी से ही आग पकड़ लेती है। तो ये दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो आपको याद रखना है पोटेशियम और सोडियम है वो कोल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड रिएक्शन इज़ सो वॉयलेंट। और किस तरह की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है बच्चा? सो रिएक्शन कैसे लिखोगे इसको? K प्लस वाटर एरो क्या बनाएगा? KOH। पहले तो K2O ही बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज़ होगी। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर पीछे अभी कि जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट रिलीज़ होगी। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन एज इट इज़ याद रखनी है। K प्लस वाटर एरो KOH प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट एनर्जी। और बैलेंस तो इसको करना ही है, वो तो पता ही है आपको। सोडियम की रिएक्शन क्या है? 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बने मतलब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल थे ये मेटल। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वॉयलेंट। जो कैल्शियम मेटल है उसकी रिएक्शन पानी के साथ क्या लेस वॉयलेंट है, वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये आग नहीं पकड़ेगा, रिएक्ट तो कर जाता है लेकिन दे विल नॉट कैच फायर, इट विल नॉट कैच फायर। ठीक है, सो द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो ये फायर कैच नहीं करता, यानी कि तीसरे नंबर पे हम इसको लगा सकते हैं। पहले पोटेशियम और सोडियम आ गए, फिर कैल्शियम। रिएक्शन क्या हुई? Ca सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में है, कोल्ड वाटर की ही बात हो रही है यहाँ पर। और क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ हीट नहीं निकली देखो। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। जो कैल्शियम है रिएक्शन करने के बाद वो पानी के अंदर तैरने लग जाता है। क्यों तैरता है अभी ये रीज़न बताना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई थी उसके बबल्स है वो कैल्शियम के साथ चिपक गए थे, तो वो क्या है सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लोट करने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब जो मैग्नीशियम मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा तो उसको किस में डालना था? कौन से पानी में डालना था उसको? हॉट वाटर के अंदर। ठीक है, सो इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इससे क्या पता लगा कि जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, वो कौन से वाटर में होगा? हॉट वाटर में होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नेम द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर बट रिएक्ट इन हॉट वाटर। तो आंसर इज मैग्नीशियम। ठीक है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करना शुरू कर देता है। क्यों? ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ओके, नेक्स्ट है मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। ये तीनों जो मेटल है डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये किस में रिएक्शन करेंगे? इनकी स्टीम के अंदर। ये अपरेटस की हेल्प से इनकी हम सॉल्युबिलिटी है वो चेक करेंगे। ठीक है, सो बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है नेम द मेटल दैट रिएक्ट विद स्टीम एंड नॉट विद हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो आंसर इज एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। इसकी रिएक्शन क्या हुई? Al एल्यूमिनियम प्लस वाटर एरो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। और देखो कैसे पता लगेगा कि आपने स्टीम लिया, यहाँ ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? G। H2O के ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? G, मतलब गैसियस फॉर्म में है। आयरन में आयरन प्लस वाटर गैसियस फॉर्म में आयरन ऑक्साइड बना Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स सच एज लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ये नाम याद रखने आपको चारों मेटल्स। कौन कौन से मेटल? लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो एक बार समराइज़ कर देती हूँ मैं। हॉट वाटर के कोल्ड वाटर के अंदर कौन कौन डिज़ोल्व हुए थे? पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम।
ये तीनों रिएक्ट हो गए थे कोल्ड वाटर के अंदर। लेकिन जो पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन है कोल्ड वाटर से बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, वो हीट रिलीज़ करते हैं, साथ में फायर प्रोड्यूस कर देते हैं। कैल्शियम है कोल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वो फायर कैच नहीं करता, आग नहीं लगती उसमें। फिर है जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर में नहीं होता डिज़ोल्व, तो वो हॉट वाटर में डिज़ोल्व होता है। हॉट वाटर में डिज़ोल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ऑन इट्स सरफेस। देन था फिर एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है, वो स्टीम के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो इसके स्टीम के अंदर लिखेंगे हम रिएक्शन। और कुछ मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है, वाटर के अंदर रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही है पिछले चैप्टर के अंदर कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, आपने पढ़ा है, तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की चेकिंग आप कैसे करते हो, बर्निंग फायर को उसके पास लेके जाओगे और फिर क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट होगी, तो उससे पता लग जाएगा आपको कि वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। ठीक है, बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट। कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। आपको क्या करना है, दोबारा से सभी मेटल सैंपल्स लेने हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। इफ़ द सैंपल्स आर टार्निश्ड, अगर सैंपल्स के ऊपर कोई ऑक्साइड लेयर बन गया, उसको रब करोगे विद क्लीन, रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सब मेटल्स को ट्यूब्स के अंदर डालेंगे और उनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे सब सैंपल्स के अंदर। सस्पेंड थर्मोमीटर, सब के अंदर थर्मोमीटर डालेंगे हम। ठीक है, सो दैट, ताकि वो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, फिर आपने देखना किस में कितनी जल्दी बबल्स बन रहे हैं। विच मेटल रिएक्टेड विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन बड़ी तेज़ी से डिसॉल्व हो गया, किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आया, तो उस बेसिस पे हम क्या है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बना देंगे। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ, तो आप इक्वेशन लिख लोगे अभी जैसे पीछे की थी हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ये पॉइंट याद रखना है आपको। जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम मेटल को अगर रिएक्ट करते हैं तो कोई हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी। नाइट्रिक एसिड कौन होती है, HNO3। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों, नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ क्यों नहीं होती। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद करना है अच्छे से। क्यों नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती, बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और खुद की रिडक्शन, मतलब खुद में से क्या है ये रिडक्शन, क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट ऑक्सीडाइजेज द, ये क्या करेंगे, क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। ये क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ होगी उसमें ऑक्सीजन ऐड करवा के उसको पानी बना देंगे और वाटर रिलीज़ होगा, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिलीज़ हो जाता है। मतलब मेन आंसर क्या लिखना है आपने, क्यों नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि वो भी एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती, तो बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, ये हाइड्रोजन को पानी में चेंज कर देगा, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, N2O, NO, NO2। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, ये एक्सेप्शन हुआ। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वॉज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। जब आप ये ऊपर वाली एक्टिविटी करोगे तो आप क्या देखोगे कि सबसे ज़्यादा बबल्स मैग्नीशियम के केस में बने। सो रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस, इस केस में बहुत एक्सोथर्मिक होती है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको याद रखना है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आयरन। इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में नो बबल्स वर सीन,
कोई बबल ही नहीं दिखेगा हमें। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। सो दिस शोज़ दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो इससे पता लगता है कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ उसने रिएक्शन शो नहीं की। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है डू यू नो वाला, एक्वारीजिया। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया क्या होता है बच्चा, इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, दो चीज़ों से मिलके बनता है एक्वारीजिया, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इन दोनों के मिक्सचर से बनता है एक्वारीजिया। और इनका भी क्या क्या अमाउंट, कि अगर हम 1 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे तो 3 ml HCl उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। तो आपको अगर पूछें व्हाट इज़ एक्वारीजिया, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, एक्वारीजिया इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। ये रेशियो पूछते हैं बार बार, फिर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको रेशियो ध्यान रखना है, HCl का 3 और नाइट्रिक एसिड का 1, 3:1। तो ऑप्शंस आते हैं 3:1, 1:3 या 1:1, 1:2। और ये भी देखना भी पहले कौन लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, HCl 3 होगा, नाइट्रिक एसिड 1 होगा। और क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो गोल्ड है वो किसी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं फिर गोल्ड डिज़ोल्व तो करते हैं ना, तभी तो हमारी गोल्ड की थिंग्स बनती हैं। तो किसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं, इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड इवन थू नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। सो एक्वारीजिया के अंदर उसको डिज़ोल्व किया जाता है, दो एसिड्स मिलके फिर ये एक्वारीजिया बन जाता है, फिर गोल्ड उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन सिंगल एसिड के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है भी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गोल्ड को डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ना ही नाइट्रिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व होता। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर कर दिया 3:1 में, एक्वारीजिया बन गया, तो गोल्ड उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। एक्वारीजिया इज़ अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को डिज़ोल्व कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वारीजिया वाला टॉपिक भी, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, समझना है। ठीक है, आई होप आप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। Thanks for watching, and if you like the video, so please like, share and subscribe my channel. Share this video to your friends so that more and more students can watch this video. Thank you for watching.